मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बांगड़ महाविद्यालय भवन में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने कल मार्क्स का जीवन परिचय का अध्ययन किया था, आज हम उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द, इनमें शब्द तो उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हिगल से ग्रहण किया, और हिगल ये मानकर चलता था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से तय न होकर एक टेढ़े-मेढ़े तरीके से होता है, जिसके तीन अंग वाद, प्रतिवाद, संवाद। इस प्रकार हिगल के विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थ को विचारों का प्रतिबिंब मानता है, परंतु मार्क्स पदार्थ को प्रधान मानता है। उसका विचार है कि पदार्थ ही विचारों का स्रोत होते हैं। मार्क्स के शब्दों में मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसका चेतना को निर्धारित करता है। यानी कि रूसी विद्वान जो रूसी विद्वान है जो वी एफ वायसेयो के शब्दों में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हिगल से और भौतिकवाद का विचार फायरबख से ग्रहण किया। उनका शुद्धिकरण समन्वय करके अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत निर्माण किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हिगल की द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक प्रोसेस से ग्रहण किया। भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबख से। इन दोनों के सम्मिश्रण से नए द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। इस नवीन सिद्धांत का उपयोगिता इस तरह से आंकी जा सकती है कि मार्क्स ने इसे समस्त साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देशन यंत्र के उपमा दी, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसके सहायता से प्रत्येक साम्यवादी न सिर्फ सही दृष्टिकोण अपना सकता है, सामाजिक दृष्टिकोण के आंतरिक और संबंधों को समझ सकता है, उसकी गति को पहचान सकता है, और ये जान सकता है कि वर्तमान में उनका विकास किस दिशा में हो रहा है, बल्कि यह भी जान सकता है कि भविष्य में उसका विकास किस दिशा में होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्वों को सृष्टित करता है। एमिल बर्न्स के अनुसार आमतौर से समझा जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमय चीज़ है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक संसार का प्रतिबिंब ही तो है, और रोजमर्रा की साधारण चीज़ों को वर्णन करके जिन्हें हर आदमी जानता है, द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया मार्क्स के द्वंद्वात्मक हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है, परंतु हिगल के द्वंद्वात्मक को मार्क्स की बिल्कुल उल्टा दिया है। स्वयं मार्क्स अब मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हिगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है, बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। हिगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्रता का बना डाला है, वास्तविक संसार की सृजनकर्ता है, और वास्तविक संसार विचार का भारी इंद्रिय में रूप मात्र है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा कुछ नहीं कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में बिंबित होता है और चिंतन के रूप में बदल सकता है। हिगल ने यहाँ द्वंद्वात्मक सिर के बल खड़ा है, और यदि आप उसके रहस्य में आवरण के भीतर छिपे तर्क बुद्धि परक के सार्थत्व का पता लगाना चाहते हैं, तो आपको उसके उल्ट फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना पड़ता है। हिगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े-मेढ़े तरीके से हो, जिसके तीन अंग है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हिगल की यही द्वंद्वात्मक दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसकी कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न होता है। ये निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है, और वाद और प्रतिवाद में अंतर्विरोध के फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है, जिसके एक नए विचार की उत्पत्ति होती है, जिससे हिगल संवाद या संश्लेषण या साइंथिसिस का नाम देता है। लेकिन आगे चलकर एक वाद हो जाता है जिसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होकर संश्लेषण यानी संवाद के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया से पहले किसी वस्तु का निषेध नेगेटिव होता है, उसके पश्चात निषेध का निषेध यानी नेगेशन ऑफ नेगेशन होता है, जिसके द्वारा उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। लेनिन के शब्दों में सही अर्थों में द्वंद्वात्मक विरोधी बातों का अध्ययन है, विकास विरोधी बातों से संघर्ष का परिणाम है। यानी कि इसने एक पौधे का दाने के बारे में बात की है कि गेहूं के पौधे का उदाहरण दिया है मार्क्स ने, और उसके उन्होंने कि नष्ट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, और बीज जो है वो पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। और यह पौधा विकास का दूसरा चरण प्रतिवाद, तीसरा चरण पौधे में बाली आना और उसके पकने से गेहूं के दाने का बनना, पौधे के
का सुख का नष्ट होना, तीसरा चरण पौधे में बाले, यानी तीसरा चरण संवाद है, यानी ये चलता रहता है प्रक्रिया। ऐसे उसका प्रतिवाद बंद जो होता है माइनस ए के निषेध का निषेध, यानी ए माइनस ए गुणा एक्स, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर में से ए संवाद, ए स्क्वायर संवाद हो जाएगा, यानी संवाद वाद प्रतिवाद की तुलना में मात्रात्मक गुणात्मक रूप से अधिक होता है। पूंजीवादी वाद है, सर्ववर्ग अधनैतिकवाद उसका प्रतिवाद और साम्यवाद उसकी संवाद स्थिति है, ये बताया उसने। भौतिकवाद के बारे में एंगल्स पहले कहता है कि द्वंद्वात्मक स्पष्ट करते हुए द्वंद्वात्मक मानव समाज तथा चिंतन के विकास तथा और गति के सामान्य नियमों का विज्ञान। भौतिकवाद कहता है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हिगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक हिगल के द्वंद्वात्मक से बहुत अधिक भिन्न है। हिगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक में अंतर है। हिगल एक आदर्शवादी था, उसके द्वंद्वात्मक आधार विचार या आध्यात्मिक था, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं भौतिक पदार्थ ही इससे जनक माना जाता है। यानी वेपर ने कहा है कि हिगल ने विचार का मुख्य माना है, पदार्थ विचार को मुख्य माना है, प्रक्रिया से विकसित होता है। और यानी वेपर ये कहता है हिगल ने विचार को मुख्य माना है और पदार्थ को महत्ता नहीं दी, किंतु मार्क्स ने विचार को केवल मानव के दिमाग में वस्तुवादी जगत की परछाई मात्र माना है, जो चिंतन में बदल जाता है। संक्षेप में हिगल ने विचार को वास्तविक मानते हुए भ्रम जगत को विचारों की परछाई मात्र समझा, जबकि मार्क्स ने वस्तुवादी जगत भौतिक जगत को वास्तविक मानते हुए विचार की इसकी यथार्थ मान। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रकृतिवादी है और उसकी प्रकृति भौतिक आत्मिक नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व है या पदार्थ है, वह अपने आंतरिक व स्वभाव द्वारा स्वतः विकसित होता है तथा समय समय पर नाना प्रकार के रूप धारण करता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में निहित आंतरिक विरोध के कारण संचालित होता है। इससे जैसा कि हिगल ने कहा है कि वाद प्रतिवाद संवाद की त्रय को लेकर आगे चलता है और भौतिक विकास का पथ प्रशस्त करता है, तो मार्क्स ने इसे मानव इतिहास का अटल और अपरिवर्तनशील नियम कहा है। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है, उसकी घटना वस्तु एक दूसरे से संबंध है। यानी मार्क्स लिखता है कि अपने राजनीति का शास्त्र में अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य निश्चित संबंधों और उत्पादन के संबंधों में बनते हैं, और जो अपरिहार्य है उसकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन की ये संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास के एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पाद संबंधों का कुल योग ही समाज का आर्थिक ढांचा है, वह असली आधार है जिस पर कानून और राजनीतिक ढांचा खड़ा हो जाता है, जिसके अनुकूल ही सामाजिक चेतना के निश्चित रूप से रूप होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति जीवन की आम सामाजिक राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्य की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उल्टे उनका सामाजिक अस्तित्व उनका चेतना का निर्धारण करता है। यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में जो विशेषताएं हैं उसमें आंगिक एकता है। द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं घटनाएं एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। प्रकृति के सभी पदार्थों में परस्पर निर्भरता तथा आंगिक एकता पाई जाती है। प्रकृति की संपूर्णता है, इसके हर पहलू दूसरे पर निर्भर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आंगिक एकता के बाद गतिशीलता, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ गतिशील है, लगातार गतिशीलता से उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुछ चीज़ें पैदा और विकसित होती है। अतः यह भौतिकवादी विश्व निरंतर परिवर्तनशील विकासशील है। परिवर्तनशीलता यानी कि आर्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास की अप्रेरक शक्तियाँ हैं। चूँकि भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, अतः सामाजिक जीवन भी उसी के अनुरूप परिवर्तनशील है। यह प्रक्रिया द्वंद्वाद के माध्यम से चलती है। परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन यानी प्रकृति में परिवर्तन एवं विकास साधारण रीति से केवल परिमाणात्मक ही नहीं होते बल्कि गुणात्मक भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन झटके के साथ क्रांतिकारी रीति से होते हैं, जबकि पुराने चीज़ नष्ट होकर नई चीज़ में बदल जाती है। पुरानी चीज़ों के परिमाणात्मक परिवर्तन एक विशेष बिंदु पर आकर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी गर्म हो जाता है, एक विशेष बिंदु पर आकर वह भाप बनकर उड़ जाता है, गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। क्रांतिकारी प्रक्रिया यानी गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ साथ अचानक होते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक संघर्ष, प्रकृति की प्रत्येक चीज़ में अंतर्विरोध होता है और नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं, जिसका आपसी संघर्ष विकास की प्रक्रिया है। विकास का आधार संघर्ष है, सामंजस्य या मेल मिलाप नहीं। केवल संघर्ष के माध्यम से विरोधी पक्षों में आपसी टकराव से ही विकास होता है। द्वंद्वात्मक विकास के नियम जो है प्रकृति के निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जैसे विपरीतों की एकता और संघर्ष के नियम। यानी लेनिन के अनुसार विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम द्वंद्वाद का सार्थक, तो यह वह नियम है जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देता है। इस नियम का ज्ञान प्रकृति समाज और चिंतन के विकास के द्वंद्वात्मक को समझने के लिए भारी महत्व देता है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास आंतरिक विरोधों से संचालित होता है। जब तक विरोधी तत्व
प्रसुप्त या संतुलित रहते हैं तब तक परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब एक तत्व प्रबल होने लगते हैं तो परिवर्तन आरंभ हो जाता है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक एकता में परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। जैसे चुंबक का उदाहरण दिया जा सकता है। एक चुंबक को दो सिरे हैं, उत्तरी दक्षिण ध्रुवीय सिरे यद्यपि एक दूसरे के विरोधी और स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, फिर भी ये पृथक रूप से अलग अलग केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप में नहीं रह सकते। यदि चुंबक को ठीक दो हिस्सों में काट दिया जाए तो उसके एक हिस्से में उत्तरी ध्रुव और दूसरे हिस्से में केवल दक्षिण ध्रुव हो, ऐसा नहीं होता है, अपितु दोनों टुकड़ों में दोनों ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबक की तरह प्रत्येक वस्तु में विपरीत तत्व विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए श्रमिक और पूंजीपति एक दूसरे के विपरीत वर्ग चरित्र होते हुए भी एकताबद्ध पूंजीवादी समाज का निर्माण करते हैं। विपरीतों का यह परस्पर निषेध तक स्वरूप अनिवार्य पुरातन और नूतन के मध्य, परंपरा जनित और आधुनिक के मध्य संघर्ष को जन्म देता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतर का नियम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम यह है कि मात्रा में भारी अंतर होने से गुण में भी अंतर पड़ जाता है। उदाहरणतः पानी का तापक्रम एक निश्चित सीमा से बढ़ जाने पर वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार उसका तापक्रम एक निश्चित सीमा से घट जाने पर वह जम जाता है। इस प्रकार मात्रा में भारी अंतर पड़ने से गुण में अंतर पड़ना भी निश्चित हो ही है। ये नियम प्रकट होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। वैसे तो सभी वस्तुओं में मात्रा के थोड़े परिवर्तन सदैव होते रहते हैं, इनसे उनका स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, किंतु एक विशेष मात्रा में परिवर्तन होने पर उनके गुणों में अंतर आ जाता है। सामाजिक क्षेत्रों में इस प्रकार से सहसा होने वाले परिवर्तन को हम क्रांति कहते हैं। मार्क्स क्रांति की स्वाभाविकता को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करता है। कहता है कि परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन करने वाली ये क्रांति समाज के विकास में विशेष महत्व रखती है। वे पुरातन सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करती है और इस प्रकार सामाजिक प्रकृति के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयाँ को हटाती है। निषेध के निषेध नियम ने नेगेशन जो लो है, यह निषेध से निषेध का नियम भौतिक जगत के विकास का आम दशा और प्रवृत्ति का उद्घाटन करता है। एंगल्स के अनुसार, द्वंद्वात्म के अनुसार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा कायम रहे। हर चीज़ के आखिरी तौर पर निषेध होता है और उसका निषेध होता है। निषेध का नियम निश्चित करता है कि विरोधी शक्तियों के टकराव से मूल चीज़ का निषेध हो जाता है और जो नई चीज़ पैदा होती है वह उससे कहीं बढ़कर शक्तिशाली और उन्नत होती है। इन नियमों से प्रथम विरोधी तत्वों के भावों के सामंजस्य का नियम है, ये जो बताता है कि आंतरिक विरोधों का द्वारा परिवर्तन क्रिया किस प्रकार संचालित होती है। दूसरा नियम आंतरिक विरोध नियम है, जिसके द्वारा हम बताया जाता है कि मात्रा परिवर्तन से गुण परिवर्तन कैसे होता है। तीसरा नियम विकास की क्रिया के सोपान और उसका पारस्परिक संबंध है, इसे निषेध से निषेध नियम कहा जाता है। यानी आलोचना के बारे में हम जब पढ़ें तो इसका हम देखते हैं कि आत्म तत्व की घोर उपेक्षा की है। यानी मार्क्स ने पदार्थ और इंद्रियों से प्राप्त होने वाली ज्ञान को ही प्रमाणिक माना है। आत्म तत्व घोर उपेक्षा की, किंतु इंद्रियों से ना दिखाई देने पर भी हमें अपनी आत्मा की अनुभूति इतनी प्रबल से होती है कि उसका अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। भौतिकवादी की धारणा अस्पष्ट गुड है। यानी वेपर ने कहा कि द्वंद्वात्म की धारणा अत्यंत गुड और अस्पष्ट है। भौतिकवादी दर्शन के बारे में कि भौतिक दर्शन का अत्यंत भौतिकवादी है। उसका विचार है कि मानव चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होते हैं। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि का आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, ऐसा नहीं हो सकता। चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन, यानी मार्क्स चेतन तत्वों को सर्वतोपि जड़ पदार्थ से मानता है, जबकि संसार में सर्वत्र चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन का उदाहरण देखे जाते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में कोई गति सममेव नहीं उत्पन्न हो सकती। मार्क्स का उससे सममेव गतिशील और विकासशील मानना तर्कसंगत नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास एक कपोल कल्पना है, यानी कि गेहूं के बीज का अनुकूल परिस्थितियों के समय में स्वाभाविक विकास होता है। इसमें किसी व्यक्ति को तब तक वाद प्रतिवाद संवाद नजर नहीं आता जब तक कि उसने हिगल और मार्क्स के दर्शन को पढ़कर उसे समझ ना लिया हो। यानी कैरियो हैंट कहता है कि यद्यपि द्वंद्वात्मक हमें मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांतियों का दिग्दर्शन कराता है, लेकिन मार्क्स का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सत्य का अनुसंधान करने के लिए यही एकमात्र पद्धति है। परमाणु के बजाय दृष्टांतों का महत्व प्रबल द्वंद्वात्मक पद्धति की पुष्ट करने के लिए केवल दृष्टांत दिए हैं, कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिए गए हैं कि ये वह कैसे मान लें कि भौतिक जगत में जो नियम काम आते हैं वही नियम उसी के रूप में मानव समाज में लागू होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व के बारे में हम कह सकते हैं मार्क्स उसे नए समाज की स्थापना पर तर्कपूर्ण औचित्य सिद्ध करना चाहता है, जिसके भविष्य में निर्माण की वह कल्पना करता है। गतिशीलता के आधार पर पूंजीवाद के नष्ट होने पर
समाजवादी मार्क्स की पुष्टि होती है। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर वह बतलाता है कि शोषण जब तक विशेष मंजिल तक पहुंचेगा, जब तक श्रमिकों की संख्या और शक्ति बढ़ेगी तो श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा, ना कि धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत करेगा। इस प्रकार वह सुधारवाद के स्थान पर क्रांति को अनिवार्यता सिद्ध करता है। उसका सिद्धांत के आधार पर यह कहना है कि प्रत्येक पदार्थ में जिस तरह अंतर्निहित विरोध होते हैं, ऐसे ही समाज भी होते हैं। इन विरोधी शक्तियों के मध्य वर्ग संघर्ष चलता रहता है। इस तरह पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज विद्यमान है। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग धार्मिक रूढ़ियों और धर्माधिकार सत्ताओं के आडंबर को विरोध भी किया। भौतिकवाद के इस सिद्धांत ने समाज के धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को सुदृढ़ किया। लेनिन ने कहा कि मार्क्स का दर्शन भौतिकवादी यूरोप के पूरे आधुनिक इतिहास में और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के अंदर, जहां हर प्रकार के मध्ययुगीन कचरे के विरुद्ध संस्थाओं और विचारों में भूदास्ता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चलाया गया। भौतिकवाद एकमात्र ऐसा सुसंगत दर्शन सिद्ध हुआ है जो प्राकृतिक विज्ञानों की समस्त शिक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरा और अंधविश्वास और पाखंड आदि का विरोधी निकला। यानी अब इसके पश्चात हम इतिहास के आंशिक यानी आर्थिक भौतिक व्याख्या करेंगे, जो कल हम अध्ययन करेंगे। उसका धन्यवाद।